आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। हम साथ में इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए डेफिनेशन रीड करें। बोला ये गया है कि एक डिवाइस होता है जिससे हम मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, कि किस रेट से लिक्विड पाइप से फ्लो कर रहा है, हम ये चीज मेजर करते हैं। और ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, यानी कि जो बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ा ना, उसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है वो होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, हालांकि इसके कई एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, जैसे कि आपके पास आएगा स्प्रेयर यानी कि एटोमाइजर, ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट, ये सारे जो है वो रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन है। बट वेंचुरी मीटर एक अच्छा एप्लीकेशन निकलता है जहां पे हमें रेट ऑफ फ्लो भी कैलकुलेट करने को मिल जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। हमारे सामने एक पाइप दिया हुआ है, जिस पाइप के जो एंड्स है जहां से एंट्री और एग्जिट होता है उनका तो क्रॉस सेक्शन सेम है, बट जो सेंटर वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा थिन है। ठीक है, अब आपको यही चीज नोटिस करनी है कि अगर मान लो लिक्विड यहां से फ्लो करता है, लेट सपोज यहां से कोई फ्लूइड फ्लो करता है, अब फ्लो करता है तो यहां पे तो अलग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो यहां पे उसको अलग मेजरमेंट का सामना करना पड़ेगा। बट जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर वो फ्लो करते करते यहां तक चला जाता है तो फिर यहां पे अलग मेजरमेंट है। जाहिर सी बात है चीजें बदल जाएंगी, वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ यहां पे इसके कंपैरिजन में कहीं अलग है। ओके, तो फिर भी हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, एंड रिजल्ट की रेट ऑफ फ्लो किस रफ्तार से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, तो हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों किया? अब इसके नीचे हमने लगा रखा है मैनोमीटर, ये हमारा मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर जो है वो मेजर करने के काम आता है, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह मेजर हो जाती है, तो यहाँ पे हमने मैनोमीटर रखा है। तो आप सोच के देखो कि मैनोमीटर से जो हाइट है इस वाले का भी और इस वाले का भी लगभग सेम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये थोड़ा अलग है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट ये सेम हाइट पे ही प्रेजेंट है ये दोनों क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस बेशक कम है इसका एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर मैं टोटल मास निकालने की कोशिश करूँ इस जगह पे, ठीक है, तो आपको पता है कि मास का फॉर्मूला निकल के आता है कुछ इस प्रकार से इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर मैं मास लिखने की कोशिश करूँ तो मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है, मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ा एक्सपैंड कर दो तो वॉल्यूम डेंसिटी को आप रो लिख लो, वॉल्यूम को लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ठीक है। और आप सोच के देखो कि इसको फ्लो करने में लगेगा थोड़ा टाइम, इसको फ्लो करने में लगेगा टाइम, तो टाइम अगर लग रहा है तो यहाँ पे आप डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से आप कर दो डिवाइड, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो गया आपका एरिया, ठीक है, और ये हाइट अपॉन में, हाइट भी एक प्रकार का लेंथ है, हाइट अपॉन में टाइम पीरियड बनता है वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया हाइट एक प्रकार का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम पीरियड बन गया वेलोसिटी। तो भाई यहाँ पे A1 लिख लो, इसको आप लिख लो A1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A1, ठीक से, ये हो गया आपका A1 V1, ठीक है, ये आपका बन गया V1 इससे डिवाइड होने के बाद। अच्छा, टाइम पीरियड जो है अपनी जगह पर डेल्टा टी रहेगा, और ये जो है डेंसिटी, ठीक है, जिसको मैं रो कह रहा हूँ, ये भी अपनी जगह पर रहेगा। ये मास 1 निकाला मैंने, इस जगह पे जितना भी पानी का मास या जिस भी फ्लूइड का मास ट्रेवल करेगा। इन अ सिमिलर फैशन अगर आप यहाँ पे मास निकालने की कोशिश करोगे तो वो आएगा A2 V2 डेल्टा टी रो। अब फ्लूइड तो एक ही है ना भाई, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी, उसका जो स्वभाव है वो तो बदल नहीं जाएगा, तो यार डेंसिटी हर जगह सेम रहनी है, ठीक है, टाइम पीरियड भी सेम रहना है, तो ये दोनों में कॉमन होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि मास जो है वो भी दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों पॉइंट पे मास सेम होता है, तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी दिया हुआ है, ये चीज निकल के आएगा सामने। तो ये बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। चलो, अब ये अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप एक काम करो, एरिया को रेशियो में, एरिया और वेलोसिटी को रेशियोज में ले लो। तो नीचे A2 भेज दिया और इधर V1 भेज दिया, ये बातें भी समझ में आ गई। अब जैसा हमने जिक्र किया था कि ये बर्नौलीज इक्वेशन का एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो मैथमेटिकली हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम। तो आप बर्नौलीज थ्योरम देखो, जहाँ पे तीनों एनर्जी का सम जो होता है वो एक दूसरे की इक्वल होते हैं या फिर कांस्टेंट कह लो। तो आप सोचोगे यहाँ पे तीसरा वाला एनर्जी कहाँ गया, ये तो प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये अगेन यहाँ पे प्रेशर, ये काइनेटिक, दोनों क्रॉस सेक्शंस के। बट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ? तो यार सोचने वाली बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट पे, और हाइट लगभग सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी हाइट लगभग सेम है। तो इसलिए अगर यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ पे भी, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन रिमेनिंग रह गया। अब आप P2 को इस तरफ भेज लो, ठीक है, आप P2 को इस तरफ ले आओ, ओके। उसके बाद आप एक काम करो और इस वाले टर्म्स को आप उस तरफ भेज दो, यानी कि जो प्रेशर एनर्जी है वो एक तरफ आ गए और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे तरफ चले गए। अब काइनेटिक एनर्जी में से आप हाफ और रो कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये आप बर्नौलीज थ्योरम में चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ये वाली चीजें क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड अभी भी एज इट इज चल रहा है, अब जब इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करो, इसको ना डिवाइड करा दो, इस वाले को डिवाइड करा दो V2 स्क्वायर से, ठीक है, इस वाले को डिवाइड करा दो अब V1 स्क्वायर से, पूरे को, ये आ गया V1 स्क्वायर से यहाँ पे और ये आ गया V1 स्क्वायर से यहाँ पे।
ठीक है। जब आप डिवाइड कराओगे तो कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये एज इट इज अपनी जगह पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है अपनी जगह पे। ये सारी अब यहाँ पे ना अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज, तो आप नोटिस करना कि ये जो चीज़ है ना, इतनी चीज़ लगभग समाप्त होगी। अब ये इसके बराबर चल रहा है, ठीक है, ये अब इसके बराबर चल रहा है इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं होगा क्या। ये लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी अपनी जगह पे है। ये वाली इक्वेशन जो है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपने पीछे यहाँ पे रेशियोज निकाला था, ठीक है। V2 डिवाइडेड बाई V1 जो है वो A1 डिवाइडेड बाई A2 बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो V2 V1 को A1 A2 से। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, ये है रिप्लेसमेंट। यहाँ से ये चीज़ें ना ये यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अगेन वही काम करो, एलसीएम ले लो। अब जब आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो फिर ये वाली जो नीचे एलसीएम ये टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये पूरा इक्वेशन आपके सामने बच जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, इफ h इज द हाइट डिफरेंस इन द टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। अगर मैनोमीटर के दोनों आर्म्स में जो डिफरेंस देखो तो ये h हाइट का डिफरेंस निकल के आ रहा है सामने। अगर ऐसा कुछ है तो आप सोचो एक बार कि जो प्रेशर एनर्जी है यहाँ पे, जो हम अगर P1 P2 की बात करें, P1 माइनस P2 की बात करें, जो प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस है, आप सोचो ना कि सारी एनर्जी वैसे भी एक दूसरे के बराबर होती है। चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूँ, जो प्रेशर एनर्जी का चेंज है वो पोटेंशियल के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हाइट का था वहाँ पे। तो आप इसको डिवाइड करा दो हाइट से। ओ सॉरी, अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड करा दो, लेट्स थिंक यहाँ पे आ क्या रहा है, हाँ हमें डेंसिटी बनाना है, तो इसको आप डिवाइड करा दो वॉल्यूम से, ठीक है। आप यहाँ पे डिवाइड करा दो वॉल्यूम से, क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होता है हर चीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे mgh। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि P1 माइनस P2 mg के बराबर mgh के बराबर क्यों चला गया। P1 माइनस P2 है क्या? प्रेशर एनर्जी का चेंज, ठीक है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी का चेंज मैनोमीटर के नज़र से देखो तो हाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हाइट पे आ रहा है तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होगी? हाइट पे होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए प्रेशर एनर्जी का चेंज हमने पोटेंशियल के बराबर रख लिया। अच्छा, ये चेंजेज आपको किस फॉर्म में दिखते हैं? वॉल्यूम के फॉर्म में दिखते हैं। प्रेशर एनर्जी का चेंज हमेशा वॉल्यूम के फॉर्म में दिखता है। अगेन रिपीट, या आप बर्नौलीज थ्योरम या उससे पहले वाली वीडियोस में देख सकते हो। तो इसको यार आप डिवाइड करा दो वॉल्यूम से। जब आप डिवाइड कराओगे वॉल्यूम से तो P1 माइनस P2 जो है वो आ जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम बन गया आपका डेंसिटी, ये बन गया रो जी एच, ठीक है। यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, रो जी एच, ठीक है। डेंसिटी जो भी उस मास का होगा। अच्छा, अब ये जो P1 माइनस P2 है वो चल रहा है रो जी एच के बराबर, और साथ में ये भी तो हमारा P1 माइनस P2 है, वो इक्वेशन ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर आप मानो इक्वेशन 1, लेट सपोज इसको मानो 1 और इस नीचे वाले को आप मानो 2, ठीक है, इसको मानो 2। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। दोनों के लेफ्ट हैंड में तो ये P1 माइनस P2 है, यहाँ पे भी होगा। राइट वाले को आप कंपेयर कर लो, इसके राइट को और इसके राइट को आप यहाँ पे ये कंपेयर कर लोगे। फिर आपको यहाँ से V1 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप V1 की वैल्यू निकालोगे तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आपके सामने आ जाएगी। बहुत आसानी से आप यहाँ पे V1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके V1 की वैल्यू है। अब हमें एक चीज़ पता है कि Q जो है वो ये डिफाइन करता है कि कितना लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें Q निकालना हो, ठीक है, अगर हमें Q निकालना हो तो फिर हम Q की जो वैल्यू है वो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और Q ही जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा वेंचुरीमीटर, समझ